सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। देश में प्रतिबंध लगने के बाद से पूरे देश में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर ई सिगरेट का प्रचार हो रहा है और युवा इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स (ENDS) और हीटेड टोबैको उत्पादों (HTN) का प्रयोग कर रहे हैं। फरवरी 2022 में किए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि 26% लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी न किसी रूप में इन उत्पादों की मार्केटिंग देखी है। इनमें से करीब 60% ने इंस्टाग्राम विज्ञापन देखा। इसके जिनके बाद व्हाट्सएप पर 22.6%, फेसबुक पर 17.3%, टिकटॉक पर 14.3% और ट्विटर पर 6.8% का स्थान है। ये उत्पाद नुकसान कम हार्म रिडक्शन उत्पादों के रूप में विशेषकर युवाओं के बीच सोशल मीडिया और वेब पोर्टलों के जरिए बेचे और प्रचारित किए जा रहे हैं। यह सर्वेक्षण कैंपेन फॉर टोबैको फ्री किड्स ने चेयर ऑन कंज्यूमर लॉ एंड प्रैक्टिस, नेशनल लॉ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी ने किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को मोती बाग इलाके के एक सरकारी स्कूल में एक स्वास्थ्य सुविधा क्लिनिक, स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया जो विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह स्कूल हेल्थ क्लिनिक बच्चों के मानसिक कल्याण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श सेवाएं भी प्रदान करेगा। सिसोदिया ने मोती बाग के सर्वोदय कन्या विद्यालय में स्कूल हेल्थ क्लिनिक के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि मैंने कई देशों के स्कूलों को देखा है, यह अवधारणा कहीं नहीं है। विद्यार्थियों को नियमित स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के अलावा यह क्लिनिक बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श सेवाएं भी प्रदान करेगा। प्रत्येक 6 महीने में विद्यार्थियों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली सरकार के एक स्कूल में सत्येंद्र जैन जी के साथ स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरी दिल्ली के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 20 ऐसे हेल्थ क्लिनिक स्थापित किए हैं, जहां छात्रों को मुफ्त में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी। डू रिक्रूटमेंट 2022 दिल्ली विश्वविद्यालय के SS कॉलेज ने नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। DU के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन जमा कराने की लास्ट डेट 20 मार्च 2022 है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट rics.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियों का विवरण। DU के इस भर्ती अभियान के तहत कुल 30 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। इनमें एडमिन, प्रिंसिपल का सीनियर PA, सीनियर असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट आदि पदों को भरा जाना है। आवेदन शुल्क OBC और सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए, SC/ST के लिए 250 रुपए और महिलाओं के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट ss.2.ac.in। आमतौर पर जहां कोई गलती या अपराध होने पर पिता अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, वहीं एक पिता ने अपने बेटे का अपराध कानून के सामने लाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली पुलिस को राहुल गुप्ता के खिलाफ उसके पिता कमल कुमार गुप्ता द्वारा की गई शिकायत पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। बेटे राहुल पर आरोप है कि उसने मेसर्स PP ज्वेलर्स दिल्ली की फर्जी पार्टन रशिप डीड के जरिए अपने पिता के अधिकारों के हस्तांतरण खुद के नाम पर कर लिया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उमेश कुमार ने शनिवार को आदेश पारित करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता पिता की शिकायत और जांच आदेश द्वारा दायर ATR स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत में संज्ञेय अपराध के सभी तत्व शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित ललिता कुमारी के फैसले को ध्यान में रखते हुए संबंधित SHO को एक FIR दर्ज करने और वर्तमान मामले में गहन जाँच करने का निर्देश दिया जाता है। राजधानी दिल्ली के परिवहन बेड़े में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को इंद्रप्रस्थ डिपो से 100 लो फ्लोर वातानुकूलित CNG बसों और एक प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गहलोत ने कहा कि ये बसें आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल हैं और शहर में प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगी। दिल्ली सरकार की क्लस्टर योजना के तहत शुरू की गई ये बसें पैनिक बटन और GPS जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और विकलांगों के अनुकूल हैं।
इनके शामिल होने से दिल्ली सार्वजनिक परिवहन बस बेड़े का आकार बढ़कर 7,000 हो गया है। गौरतलब है कि बीते जनवरी महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजघाट डिपो से 100 लो फ्लोर वातानुकूलित सीएनजी बसों और एक प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई थी। गहलोत ने तब कहा था कि सरकार अप्रैल तक 300 इलेक्ट्रिक बसें लाने का प्रयास कर रही है। दिल्ली चिड़ियाघर में शेर बाघ जैसे जानवरों की मौत गुर्दे की बीमारी से हो रही है। पिछले 1.5 वर्ष में बाघ और शेर जैसे 7 बड़े शिकारी जानवरों की मौत हो गई। रिकॉर्ड के मुताबिक 7 में से कम 4 की मौत गुर्दे की बीमारी की वजह से हुई। चिड़ियाघर की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक कैद में रहने वाले शेर बाघ जैसे बड़े शिकारी जानवरों में गुर्दे की बीमारी होने का खतरा अधिक रहता है, क्योंकि गतिविधियों और कसरत की कमी की वजह से वे मोटापे का शिकार हो जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस परेशानी का निदान करने के लिए उन्हें अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है। शेर और बाघ जैसे बड़े शिकारी जानवरों के बाड़ों में गतिविधियों के लिए उपकरण रखे जाते हैं। साथ में समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है। दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक धर्मदेव राय ने कहा कि इस मामले का विस्तृत अध्ययन करने की जरूरत है। हम उनके वंश और संतति के बारे में अधिक जानने का प्रयास करेंगे और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उनकी मौत के कारणों को देखेंगे। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि 10 जनवरी को 8 साल की शेरनी हेमा की मौत हो गई थी, क्योंकि उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। लापरवाही से एक मरीज की मौत के 25 साल पुराने मामले में दिल्ली की एक अदालत ने एक निजी अस्पताल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने निजी अस्पताल की उन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें अस्पताल प्रशासन का कहना था कि उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई। पीड़ित दिल की बीमारी का मरीज था और अचानक दिक्कत बढ़ने पर उसकी मौत हुई थी। रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि चिकित्सा पेशा संपूर्ण रूप से एक नोबल पेशा है, क्योंकि यह जिंदगी बचाने में सहायता करता है। आमतौर पर एक मरीज ऐसे प्रतिष्ठित डॉक्टर या अस्पताल का रुख करता है जहां उसे भरोसा हो कि वहां उसे डॉक्टर और जीवन संरक्षण संबंधी यंत्र दोनों मिलेंगे। लेकिन अगर डॉक्टर से सही इलाज नहीं मिलता है तो इसकी एक वजह अस्पताल भी होता है, क्योंकि डॉक्टर की योग्यता को परखना और उसका सही उपयोग करना अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी है। वर्ष 1997 का मामला। पेशे से खुद डॉक्टर सुभाष गोयल को 5 फरवरी 1997 को छाती में दर्द की शिकायत पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आम आदमी पार्टी आप ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के गुंडों ने आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के काफिले पर हमला किया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि घटना रविवार दोपहर को करीब 12 बजे घोयला डेयरी नजफगढ़ नाला पुलिया पर हुई। हालांकि दिल्ली भाजपा ने आपके इस आरोप का खंडन किया है। आपने कहा कि दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले के चावला इलाके के निवासियों ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की नई शराब नीति का विरोध किया था। आपने कई ट्वीट कर आरोप लगाया कि भाजपा की दिल्ली इकाई ने जैन के काफिले पर हमला करने के लिए अपने गुंडों को तैनात किया, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि वह आगामी नगर निकाय चुनाव हारने जा रही है। ट्विटर पर पार्टी ने कथित हमले का एक वीडियो फुटेज भी पोस्ट किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, ये भाजपा है, निहायत गुंडों और लफंगों की पार्टी। जब ये हार रहे होते हैं तो अपनी औकात दिखा देते हैं। आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव के मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी अब 8 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय कर दी है। वर्ष 2017 में हुए निगम चुनाव से तुलना करें तो इस बार राज्य चुनाव आयोग ने इसमें 38.13% का इजाफा किया है। उम्मीदवारों को अपने खर्च का हिसाब राज्य चुनाव आयोग में देना पड़ेगा। पोलिंग बूथ की सूची, प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय होने के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस सप्ताह दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। सूत्रों की माने तो 10 मार्च के बाद राज्य चुनाव आयोग किसी भी दिन निगम चुनाव की घोषणा कर सकता है। बताते चले कि बीते दिनों राज्य चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उसमें शामिल सभी राजनीतिक दलों से चुनावी खर्च सीमा को लेकर भी चर्चा हुई थी। उस समय महंगाई का हवाला देकर खर्च सीमा बढ़ाने की मांग रखी गई थी। इसे देखते हुए आयोग ने खर्च सीमा को 38% से अधिक बढ़ा दिया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर रविवार को दोपहर तक एक के बाद एक कई उड़ान यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे भारतीयों को लेकर पहुंची। ये उड़ानें बुडापेस्ट, बुकारेस्ट, सुसेआवा, सुमी आदि से टर्मिनल 3 पर पहुंची थीं। यूक्रेन से आए छात्रों के चेहरे पर जहां अपने वतन लौटने की खुशी थी, वहीं उनके चेहरे पर यूक्रेन के वर्तमान हालत की परछाई भी साफ दिखी। छात्र यूक्रेन में युद्ध का जो मंजर देख कर आए हैं उससे सदमे में हैं। साथ ही छात्र अपनी आगे की पढ़ाई को लेकर भी बेहद चिंतित दिखे।
22 फरवरी से अब तक कुल करीब 15,000 से अधिक छात्र भारत वापस लौट चुके हैं। देर शाम तक रविवार को भी करीब 2,000 छात्र पहुंचे। यूक्रेन से लौटे छात्रों के मुताबिक वहां लगातार जान का खतरा बढ़ रहा है। अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। सूमी में अब हालत बिगड़ रहे हैं। इससे पहली खार्किव और कीव में रूसी सैनिकों ने तबाही मचाई है। अपने खर्च पर मुंबई से दिल्ली पहुंची। यूक्रेन से दिल्ली के मानसरोवर पार्क निवासी यशिका को पहले मुंबई पहुंचा दिया गया, फिर कई घंटे दिल्ली की कनेक्टिंग फ्लाइट देने का आश्वासन दिया गया।